मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किन पे करती हैं। प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं। तो एक प्रोसेस समझ लो, और प्रोसेस के बाद फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्रोसेस में क्या कि मटेरियल जब फॉर्मेशन होता है मटेरियल का, तो कैसे हुआ है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना लो किसी भी मटेरियल का, छोटा सा पार्ट एक क्यूबिकल शेप में ले लेते हैं। और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बताया था कि कोई भी मेटल हो या कोई भी मटेरियल हो, तो वो कैसे बना होगा, या अगर हम पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं तो वो मेटल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो आपको पता है कि वो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल के बाद फिर ग्रेन फॉर्म होता है और उन सारे ग्रेन से मिलकर मटेरियल बना होता है। तो उसी को बना लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा हूँ ये ग्रेन्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो भी 3 डायमेंशनल स्पेस में। कुछ इस तरह से मटेरियल को क्या किया है, छोटा सा टुकड़ा उसमें से काट लिया। दिख रहा है जो बीच बीच में दिखाया गया है वो क्या है, ग्रेन्स है। अब इसको क्या, जब भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स हम बात कर रहे होते हैं एक्चुअली जब लोड लगा रहे हैं या लोड लगाने के बाद लोड रिमूव कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों पे मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। क्या चीज़, लोड, दूसरा मटेरियल का स्ट्रक्चर, फिर मटेरियल का अभी आगे चल के क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना है तो मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, और कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके मटेरियल बना हुआ है, कौन कौन से एटम से मिलके मटेरियल बना हुआ है, और एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, इंट्रा एटॉमिक या इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है। इन सारी चीज़ों पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं। अब मान लीजिए इस पर हमें लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड, इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। किसी भी मटेरियल पर किसी भी मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं, जब तक कि वो मटेरियल ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक होने के बाद तो लोड लगाने का कोई फायदा, कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक अल्टीमेट लेवल तक मटेरियल पर क्या लगा रहे हैं हम, लोड लगा रहे हैं। तो जैसे किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो 3 केसेस हो सकते हैं। पहला कि वो तुरंत ही ब्रेक हो जाए, दूसरा केस ये होता है कि थोड़े टाइम बाद ब्रेक हो, मतलब लोड बढ़ने के साथ साथ क्या हो, उसकी लेंथ बढ़ती जाए, या अगर कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे शॉर्ट होता जाए। तीसरा केस होता है कि प्रॉपर ब्रेक हो जाए। तो देखो इधर, तो इस पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जो भी ग्रेन साइज है, जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, मान लो एक सिंपल सी बॉल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि वो ग्रेन कैसा है, सर्कुलर, एक सिंगल ग्रेन कैसा है, सर्कुलर शेप में। इस पर हम क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो जब लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लोड की वजह से वो खींचेगा और ऐसा कुछ ओवल शेप में बॉल हो जाएगी। बॉल कैसी हो जाएगी, अब ओवल शेप में हो जाएगी इस लोड की वजह से, जो भी लोड हमने अप्लाई किया हुआ है। ये तो रही बात सिंगल ग्रेन की। इसके आसपास, इसमें कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, उसके आसपास बहुत सारे ग्रेन से मिलके कुछ भी मटेरियल बनता है। कोई सा भी मटेरियल ले लो तो अलग अलग ग्रेन के साथ वो मिलके बना होगा।
तो जब इन पे लोड अप्लाई करते हैं, या तो सिंगल एक ग्रेन पर लोड अप्लाई कर लिया, अभी जब पूरे मटेरियल पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी बॉल्स आपको दिख रही हैं सर्कुलर बॉल्स, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉल्स के बीच में ये जो बॉन्ड बने हुए ये sorry, ये ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। इन पॉइंट्स पे ये दिख रहा होगा आपको, एक लिमिट के बाद ये ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक प्रॉपर्टीज का नाम कुछ और है। जब लोड हटा रहा है वापस से अपनी शेप में आ जा रहा है तो प्रॉपर्टीज का नाम कुछ और होगा। और जब ये ब्रेक हो जाता है, जिस लोड पर ब्रेक हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कुछ और नाम हो जाता है प्रॉपर्टी का। तो बेसिकली डिपेंड करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और मॉलिक्यूल्स में कोहेशन फोर्स या एडिशन फोर्स किस टाइप का है, या किसी भी मटेरियल के अंदर डोपिंग नहीं बोलो, उसको बोलो कि अलॉइंग कैसे की गई है। अपने अलग अलग टाइप के आयरन पड़े हुए हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, फिर आयरन का ही आगे जो क्लासिफिकेशन करते हैं स्टील्स वगैरह में पहुंचते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एक एक प्रॉपर्टी अलग अलग डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो नॉर्मल कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो कितना लोड विद स्टैंड कर रही है विदाउट बीइंग फ्रैक्चर्ड। देखो, हाँ, ये हर्षवर्धन का है बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पर। एक्चुअली मैं बॉन्ड ब्रेकिंग जब हम बात करते हैं ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है एटम्स के बीच में, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बीच में, ग्रेन्स के बीच में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ हर्षवर्धन? ओके, एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन पे आ रही पीपीटी? मैसेज। ग्रेन्स को डिफाइन कैसे करेंगे, ये शायद आप क्लास में नहीं थे जब डिस्कस किया था, चलो बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। जब भी मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है, मान लो एक वेसल में मोल्टन मेटल रखा हुआ है, एक वेसल में मोल्टन मेटल रखा हुआ है, और इस वेसल से हीट, सपोज करिए कि चारों जितना डायरेक्शन पॉसिबल है हर डायरेक्शन से हीट बाहर निकल रही है, हर डायरेक्शन से हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकलने का मतलब यह है, जब अगर मोल्टन स्टेट में है तो मॉलिक्यूल जो भी होंगे, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, तो फ्रीली मूव कर रहे होंगे लिक्विड के अंदर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होना स्टार्ट करता है, हीट एनर्जी लूज करना स्टार्ट होता है, तो उनका मूवमेंट कम हो जाता है। और मूवमेंट कम होने की वजह से फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बिल्कुल लूज करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल हो जाने के बाद फिर उसके नेक्स्ट वाला एटम स्टेबल हुआ और इसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वाला एटम स्टेबल हुआ, कनेक्ट हो गया। इस तरह से तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में इसके आसपास मॉलिक्यूल्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ तो एक पॉइंट लिया है, हो सकता है इसी टाइम पर किसी और जगह पे एक एटम स्टेबल हुआ हो और फिर इसके चारों तरफ दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल्स स्टेबल होना स्टार्ट कर दें। ये कुछ इस तरह से, और धीरे धीरे क्या होता है, मान लो एक पर्टिकुलर थिकनेस तक
ये सॉलिडिफिकेशन हो चुका है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये हीट कहाँ से निकलेगी और ज़्यादा अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट करेगी, तो अंदर की साइड में भी मॉलिक्यूल सेट होना शुरू कर देंगे और चारों तरफ बढ़ते जाएंगे। तो उनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ऐसे समझो, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक एक पौधा लगा दिया, छोटा छोटा पौधा हमने लगा दिया। वो छोटा पौधा क्या है, ये एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल जो मटेरियल के अंदर, मोल्टेन मेटल के अंदर अभी स्टेबल हुआ है। तो थोड़े टाइम बाद देखते हैं उनकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ऐसे समझो पूरा उसके साथ कैलकुलेशन के साथ लेते हैं इसको, कि हमने 10-10 फुट पे पेड़ लगाने शुरू कर दिए एक बहुत बड़े एरिया में। अब धीरे धीरे पेड़ बड़े होंगे, ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, ऐसे फैलते चले जाते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या होगा, आपके लेफ्ट हैंड के साइड का पेड़ भी बढ़ रहा है, राइट हैंड के साइड का भी पेड़ बढ़ रहा है, बढ़ते 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 क्या होगा, एक जा करके एक दूसरे के साथ बाउंड्री मिल जाती है। तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है ये सब क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज, या यहाँ पर लास्ट में जो खत्म हुआ उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज। तो ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, वो लास्ट मॉलिक्यूल जो इस पहले वाले के साथ सेट हुआ या पहले वाले चेन के साथ एंड में जुड़ा है, वो सब मिलकर क्या बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। या एक तरह से और समझ लो, एक खाली बकेट है, उस खाली बकेट में एक बॉल डाला, 2 3 4 करके पूरा बकेट भरते चले गए, और एक ही टाइप के, एक ही साइज के 100 बकेट एक रूम में रखे हैं। अब क्या कर रहे हैं, सारे में एक एक करके बॉल डालते चले जाएं, तो जैसे जैसे वो फिल होता चला जाएगा, सेम वैसे ही यहाँ पे ये डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन खत्म होने के बाद एक सिंगल ग्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो क्लियर है हर्षवर्धन? ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, छोटे उस पर कहाँ गया, यहाँ पर जो है इसकी बात कर रहा था मैं, शेयर था ना ऑलरेडी तो करना भूल गया। यहाँ पे बनाया था कि किस तरह से इस बकेट के थ्रू, बकेट में जो भी मोल्टेन मेटल है वो सेट होना स्टार्ट होता है और लास्ट में जाकर के डेंड्राइट्स बनाते हुए पूरा सॉलिडिफिकेशन होता है। तो अब क्या है, हमारे पास कंप्लीट मेटल है, उस मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें ग्रेन्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा लोड अप्लाई किया एक सिंगल ग्रेन के ऊपर। तो क्या हुआ, ग्रेन डिफॉर्म हुआ। कितना डिफॉर्म हो रहा है और उसके पास वाले ग्रेन पर डिफॉर्मेशन का कितना फर्क पड़ रहा है, या ग्रेन्स के बीच का जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना मजबूत है या किस तरह से एक दूसरे के साथ पैकिंग हुई है। मान लो एक ग्रेन ये ऐसे 3 ये हमने ले लिया ग्रेन बाउंड्रीज, और 3 ये अगर ऐसे सीधा सीधा ये लगा हुआ है तो क्या होगा, जब आप इसको खींचेंगे तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन वही तीनों अगर कुछ इस तरह से लगे हों, ये दिख रहा होगा शायद, कुछ इस तरह से लगे हों, तो इस पर खींचना, लोड अप्लाई करना और इसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ग्रेन की सेटिंग कैसे हुई है, किस तरह से ग्रेन्स सेट हुए हैं, उन पर भी डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टीज। बोलते हैं ना, किसी इस मटेरियल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर जब कंटिन्यूअसली लोड अप्लाई करते रहें तो क्या करता है, एक्चुअली पूरा वो इसका फिनोमेना समझो, किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, अपने ऊपर लोड अप्लाई कर लो, कोई सामान उठाना हो आपको, तो आपकी बॉडी उस लोड को रजिस्ट करना चालू कर देती है। सिमिलरली किसी भी मटेरियल के ऊपर जब लोड अप्लाई करते हैं, कुछ भी लोड हम अप्लाई करें, तो क्या होता है, मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, इंटरनल फोर्स जनरेट होता है टू रजिस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स। तो वो रेजिस्टेंस टाइप का फोर्स होता है स्ट्रेंथ, और किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक वो किसी भी लोड को विदस्टैंड कर पा रहा है। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
इज इट्स कैपेसिटी, मतलब कितने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक या कितने अल्टीमेट लेवल तक किसी लोड को मटेरियल विदस्टैंड कर पा रहा है, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेंथ। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का? देखो, वो लोड जब तक ये जो ग्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये ग्रेन ब्रेक होकर के अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक का टोटल लोड क्या बोला जाएगा? स्ट्रेंथ। मटेरियल का टोटल स्ट्रेंथ, जितने लोड तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मटेरियल फेल हो गया तो फिर फेल होने के बाद क्या, फेल होने से पहले तक का जितना लोड हमने अप्लाई किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी इसी से रिलेटेड है कि कितना रेजिस्टेंस झेल पा रहा है। तो जब किसी भी मटेरियल के ऊपर हम लोड अप्लाई करें और उस लोड को हटा लें, हटाने के बाद अगर मटेरियल अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाए तो क्या बोला जाता है उसको? इलास्टिक मटेरियल। एक एग्जांपल साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को, इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल। ये देखो एक रबर बैंड लिया हुआ है। रबर बैंड क्या है ना, एक पर्टिकुलर लोड तक ठीक है, वो आप उस पर लोड लगा के हटा देते हैं तो वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या उसके डिज़ाइन से ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। एक क्लास में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एक स्टील की बॉल, एक रबर की बॉल ले लें और दोनों को सेम हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो स्टील की बॉल ज़्यादा ऊपर तक आती है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही फास्ट वो मटेरियल अपने शेप को रीगेन कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी हाइट या ऊपर आने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो इलास्टिसिटी सिंपली क्या है, किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करें और लोड रिमूव कर लें, फिर वो मटेरियल अपने वापस उसी शेप में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और उस मटेरियल को बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल। इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है किसी को स्ट्रेंथ में या इलास्टिसिटी में? एग्जाम्पल में हीट ट्रीटेड स्प्रिंग या सिंपली वो स्प्रिंग जो हम लोग गाड़ियों के सॉकर वगैरह आते हैं वो सारे हीट ट्रीटेड होते हैं। जो पेन में यूज़ करते हैं उनको भी एक बार हीट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जब स्प्रिंग बनाते हैं ना तो इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस रह जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। जैसे ही लोड अप्लाई करें मटेरियल के ऊपर, जैसे ही लोड अप्लाई करें और लोड हटाने के बाद वो अपनी कंडीशन में वापस नहीं आए या अपने प्रीवियस शेप में वापस ना आए, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है प्लास्टिक मटेरियल। जैसे यहाँ पे एक पिन लिया हुआ है, सिंपल एक वायर लिया है, पेपर वाला वायर, इसमें क्या किया, लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने के बाद छोड़ दिया तो ये परमानेंटली डिफॉर्म्ड रह गया। देखो क्ले, लेड या आपका सोल्डर वायर आता है तो उसमें भी थोड़ा सा लोड लगाओगे सोल्डरिंग वायर पे, वो भी फिर वापस अपनी कंडीशन में या अपने प्रीवियस शेप में वापस नहीं आ पाता है। हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? बेसिकली एक एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल मतलब सरफेस प्रॉपर्टी बोलना है इसको। हार्डनेस इज सरफेस प्रॉपर्टी। बोलते हैं ना ज़्यादा हार्ड मेटल है। हार्ड मेटल का मतलब क्या है या हार्ड मटेरियल का मतलब क्या है कि उसके थ्रू एक सरफेस है, ठीक है, एक पिन ले लो हाथ में, एक तरफ से इधर वाइट वाले साइड से पिन लगाने की कोशिश करो और दूसरे साइड से, तो हम ये देखते हैं कि हाथ का जो ये वाला जिस पे हम चीज़ें पकड़ते हैं जिस साइड से, वहाँ पर पिन लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है और दूसरे साइड से पिन आसानी से चली जाती है। तो हार्डनेस का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा हमें उसमें पेनिट्रेट करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
बोलते हैं ना हार्ड एंड ग्लास या टफ एंड ग्लास करके आता है जिस पर स्क्रैच नहीं लगता, या आपके सेल फोन में गोरिल्ला ग्लास पड़ा होता है। तो गोरिल्ला ग्लास में क्या होता है, स्क्रैच वगैरह नहीं लगता, या उसके थ्रू चीज़ें पेनिट्रेट नहीं हो सकती हैं, या मुश्किल से पेनिट्रेट होती हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, हार्ड मटेरियल, और प्रॉपर्टीज़ को हार्डनेस। एक चीज़ और है ध्यान रखना, जब भी हम मटेरियल का हार्डनेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मटेरियल ब्रिटल भी होता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब कांच को, दो अलग अलग टाइप के कांच ले लो, एक की हार्डनेस ज़्यादा एक की हार्डनेस कम, तो जब कांच को ऐसे ब्रेक करते हैं ना, तो जो ज़्यादा हार्ड होगा उसके ज़्यादा टुकड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा हार्डर मटेरियल है तो ब्रिटलनेस भी ज़्यादा होगी। एक अगर डायमंड का, ये जो राइट हैंड साइड में डायमंड दिख रहा है, इसका अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस टेस्ट करते हैं तो एक नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में डायमंड के टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हार्डेस्ट मटेरियल है इसको, भाई कोई भी मटेरियल होगा कुछ ना कुछ तो अल्टीमेट लोड होगा उस पर, जिस पर वो मटेरियल ब्रेक हो सकता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस से जब दबाओगे इसको तो एक लिमिट के बाद ये डायमंड भी ब्रेक हो जाता है। टफनेस, अब इसमें पता है बहुत मज़ा आने वाला है। टफनेस भी बोलता है वही चीज़ है, और स्ट्रेंथ भी बोलता है, नहीं ठीक है मैं भी। अब स्ट्रेंथ वर्सेस टफनेस जब कंपेयर करते हैं ना, तो आता है कि नहीं यार, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि टफनेस क्या है। तो टफनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, देखो पहली लाइन, विच इनेबल्स टू विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। और इसके पहले क्या था, स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड अप्लाइड लोड। अब कोई मटेरियल अगर टफ है तो क्या स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्वेश्चन ये बनता है। दूसरी चीज़, डिफरेंस बिटवीन टफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सोचो और मुझे रिप्लाई करो एक बार। टफनेस एक चीज़, सिर्फ एक लाइन का ध्यान देना है आपको, वो ये, टू विद स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। जबकि स्ट्रेंथ जनरली हम कंसीडर करते हैं ग्रेजुअल लोड्स के लिए, लेकिन टफनेस कंसिडर किया जाता है शॉक लोड या फिर इम्पैक्ट लोड्स के लिए। ओके, टफनेस इज फॉर सडन लोड्स, और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या सडन लोड नहीं आता है, ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कैसे? सर जो टफनेस होती है सर वो शॉक और इम्पैक्ट लोड को ही तो वियर करने के काम आ रही है सर। हम्म, तो सर जो इम्पैक्ट लोड होता है सर वो एक मतलब एक पॉइंट पे लग रहा है। एक सडन सडन टाइप में होता है ना, तुरंत लग जाता है। हाँ तो सर इसका मतलब सर जब वो उस लोड को वियर कर सकता है सर, इसका मतलब सर जो हमारे नॉर्मल लोड है सर उसको भी तो वियर कर सकता है फिर वो। चलो ठीक है, एक ऐसा करते हैं, एक स्टील की रॉड ले लेते हैं, ठीक आइडेंटिकल, है सर। आइडेंटिकल स्टील की रॉड ले लेते हैं, और दो सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप का बना रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं साइड में, यस सर विजिबल है। वीडियो पे क्लिक कर लेना, आपके सामने वीडियो चल रही होगी, उस पर क्लिक कर लो तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। रोलर सपोर्ट नहीं दे रहे, डायरेक्ट। आइडेंटिकल है, केस वन, केस टू, ठीक है। यस सर। अब इस पर क्या कर रहे हैं, एक किसी हाइट एच से एक कोई सा भी लोड ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा, सेम लोड, सेम लोड क्या कर रहे हैं, इस पर रख दे रहे हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आएगा टफनेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नीचे और वाले पे स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर आएगा स्ट्रेंथ का, ठीक है सर। यही ना कह रहे हो।
सर मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर केस वन में सर, अगर वो जो मेटल है सर, ये हमारा जो मटेरियल है, अगर ये हमारा जो इम्पैक्ट लोड है ये वियर कर सकता है, ओके। तो सर फिर मतलब जो सेकंड वाला केस है सर, वो तो इसके लिए पहले वाले के लिए ट्रू हो ही जाएगा। कुछ दिख रहा है? हाइट दिख रही है आपको? यस सर। हाइट दिख रही है? यस सर। हाइट है सर। टाइम लग रहा है? यस सर। एनर्जी होगा? होगा सर। तो जब भी हम टफनेस की बात करते हैं, एक्चुअली बात करते हैं। एनर्जी। करेक्ट। और यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करते। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। या ऐसे ऐसे बोल दो ना, टोटल कितनी इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है ना, इज कॉल्ड टफनेस। तो सर इसका मतलब ये डिफरेंट होती है फिर सर दोनों आपस में? बिल्कुल डिफरेंट है, अब तो दिख रहा है ना डिफरेंट। हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। वैसे तो नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब तो दिख गया डिफरेंस। अब पहुंच गया सर, अब पहुंच गया। एक चीज और ध्यान देना, टफनेस इज अपोजिट टू कंडीशन ऑफ ब्रिटलनेस। अगर कोई भी मटेरियल, टफ एंड ग्लास आते हैं आज के टाइम पे, एक नॉर्मल ग्लास वर्सेस टफ एंड ग्लास। टफ एंड ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ? सर वो इजीली ब्रेक नहीं होता है सर। ये ब्रेक नहीं होता क्योंकि उसमें 2-3 लेयर लगा देते हैं। हाँ सर, दूसरी चीज ये मतलब सर, अगर ब्रेकिंग का टाइम आएगा तो सर वो टूट के बिखरता नहीं है सर, वो वहीं पे चटक जाता है। रीजन क्या है? दैट सब्सटेंस और दैट मटेरियल इज अब्सॉर्बिंग सम एनर्जी, है ना? तो क्या ध्यान रखना है हमें टफनेस के केस में? एनर्जी का ध्यान रखना है। आगे बढ़े। ब्रिटलनेस तो पता ही है, चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हो आप लोग, ऐसे किटकैट आता है ना, ऐड आता है, तोड़ दिया उसको, लोड अप्लाई करने पे जो सीधे सीधे ब्रेक हो जाए, डिफॉर्मेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या हो, डायरेक्ट ब्रेक हो जाए। ब्रिटलनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू विदस्टैंड अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट्स इट। साइड में देखिए, एक रॉड रखी है, कास्ट आयरन की रॉड। इसमें क्या होता है, इसमें जब लोड अप्लाई करेंगे ना, तो लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसे खिंचता नहीं है, सीधे ब्रेक हो जाता है। देखो, दे विल ब्रेक रादर देन बेंड अंडर शॉक और इम्पैक्ट। ब्रिटलनेस, स्टिफनेस। अच्छा, अब ये स्टिफनेस और स्ट्रेंथ फिर फंसाएगा। स्टिफनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ। तो स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। क्लियर है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। अब अगर बात करें कि टफनेस और स्टिफनेस में क्या डिफरेंस आएगा, तो कैसे बताएंगे इसको? यहाँ भी तो कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी का ही आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा ही। तो अगर कोई पूछे कि स्टिफनेस क्या चीज़ है और टफनेस क्या चीज़ है, देखो अगर हम टफनेस की बात कर रहे हैं ना, टफनेस में क्या हो रहा है, एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है, ये देखो सिंपल से लिखा हुआ है, एक वर्ड पकड़ना है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या चीज़? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग होती है ना, एक एग्जांपल साइड में दिख रहा होगा, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग कहाँ तक खींचेगी भाई? जहाँ तक जिस लोड के लिए वो डिज़ाइन की गई है, जितना उसका स्टिफनेस है या जितना स्टिफनेस फैक्टर है, वहीं तक ही तो खींच सकते हैं। उससे ज़्यादा खींच देंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्टिफनेस इज लिमिटेड अप टू, कहाँ तक लिमिटेड रहेगी? सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक, बियॉन्ड उसके खत्म स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, किसी भी मटेरियल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। की बात करें तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा होगा? गैस करो, मैसेज पे 2-4 लोग गैस करके भेजो। चलो एग्जांपल दे देते हैं, एल्यूमिनियम, रबर। रबर मतलब वो इलास्टिक जो हम लोग घर में यूज करते हैं सबसे ज्यादा डक्टाइल
एल्युमिनियम, चलो दूसरे मटेरियल सिर्फ मेटल की बात कर लें। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन पांचों में से सबसे ज़्यादा, ओके कॉपर 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 बता रहे हैं, गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के साथ अगर एक ऑप्शन और दे दूं प्लेटिनम का, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होगा? अब देखो, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल गोल्ड होता है, फिर प्लेटिनम, फिर सिल्वर, उसके बाद फिर सारे मेटल आते हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। किसी भी मेटल को हैमरिंग करके या एक्सटर्नल लोड अप्लाई करके एक थिन शीट में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है कोहेशन, इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग, है ना या इंट्राग्रेनुलर बॉन्डिंग, या सिमिलर मेटल या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच या सिमिलर मटेरियल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेशन। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, सेम चीज़ है कि सडनली कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं और बिना ब्रेक हुए वो लोड एब्जॉर्ब कर ले रहा है या उसको विदस्टैंड कर पा रहा है।